बच्चों इसके पहले वाले भागों तक हमारा अध्याय संख्या 2 पूर्ण हो चुका था। वहीं उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से 7वीं और 8वीं शताब्दियों में और मध्यकालीन इतिहास में नए नए राजवंशों का उदय हो रहा है। उनमें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, पाल, ये क्या थे, मुख्य राजवंश थे। वहीं उसमें हमने देखा कि जो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट है, उनके मध्य कनौज नामक जो उपजाऊ क्षेत्र है उसको लेकर युद्ध हो रहा है और उस युद्ध का नाम दिया था त्रिपक्षीय संघर्ष। चौहानों की बात करें तो चौहानों के सबसे प्रतापी शासक हुए थे पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। पहले में मोहम्मद गोरी हार जाते हैं, वहीं दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी क्या कर जाते हैं, पृथ्वीराज को हराकर युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। वहीं इसके आगे देखा बच्चों, जो चोल राज्य है दक्षिण भारत का, वो कावेरी नदी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित था और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के करों का संग्रह किया जाता था और उनके द्वारा जो मंदिर स्थापत्य कला और जो मूर्ति बनाने की जो शिल्प कला थी वो क्या थी, पूरे उपमहाद्वीप में अद्वितीय थी। उसके साथ ही हमने देखा कि चोलों की जो कृषि और सिंचाई व्यवस्था है वो किस प्रकार से उन्नत थी। अब बात करेंगे बच्चों हम जो इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चों कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए दिया गया है और इसमें कहा गया है कि आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, जो कुछ आप देख और सुन रहे हैं उनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने देखा था कि जो चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था है उनमें सभाओं के द्वारा क्या किया जाता था, प्रशासन किया जाता था। तो इस सभा में क्या कह रहा है, ये आप मौजूद हैं और उसमें जो आप देख रहे हैं वो वर्णन करना है। देखें सभा में क्या होती थी, विभिन्न समितियां होती थी और इनकी सदस्यता के लिए सबसे पहले योग्य व्यक्तियों का क्या किया जाता था, नामांकन भरा जाता था। इसके बाद में उनके नामों को ताड़पत्रों पर छोटे टिकट के रूप में लिखकर एक जो मिट्टी का बर्तन होता था उसमें रख दिया जाता है। अब किसी छोटे बच्चे को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता है और इस प्रकार से प्रत्येक समिति के जो प्रत्येक सदस्य है उसका निर्वाचन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इस सभा में विभिन्न व्यक्तियों के क्या हो रहे हैं, यहाँ पर निर्वाचन हो रहा है जो लॉटरी पद्धति के द्वारा हो रहा है। प्रश्न संख्या 1 जोड़े बनाने हैं। इसमें देखें बच्चों गुर्जर प्रतिहार और इनके सामने दिए गए हैं जो इनका क्षेत्र था। वो गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो इनका क्षेत्र था गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र। वहीं राष्ट्रकूटों की बात करें तो इनका क्षेत्र है बच्चों पश्चिमी दक्कन वाला क्षेत्र। पाल की बात करें तो पाल है बच्चों जो बंगाल के आसपास का राजवंश है, वो क्या कहलाता है, पाल कहलाता है। और चोल है अपने जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थापित जो राजवंश है वो कौन सा है, चोल राजवंश। प्रश्न संख्या 2 त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन कौन से थे। तो उसमें हमने देखा था बच्चों गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। इन तीनों के द्वारा ही बच्चों जो कनौज क्षेत्र है उसको लेकर क्या किया जाता है, त्रिपक्षीय युद्ध किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखें बच्चों, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती थी, अर्थात किसी भी सभा का यदि सदस्य बनना है तो कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती थी सदस्यों के लिए। इच्छुक व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो, उसका अपना घर होना चाहिए, आयु 35 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य में होनी चाहिए थी, वेदों का ज्ञान होना भी आवश्यक था, ईमानदार, उसके लिए प्रशासनिक मामलों का जानकार और पिछले 3 वर्षों में से किसी और समिति के सदस्य नहीं रहा हुआ होना चाहिए और वह अपने और अपने संबंधियों के जो खाते हैं उनको जमा करा चुका हो। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि ये विभिन्न प्रकार की शर्तें हैं किसी भी समिति के सदस्य बनने के लिए होती थी। प्रश्न संख्या 4 चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगरों की बात करें तो चौहानों के नियंत्रण में दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ है और अजमेर के आसपास के क्षेत्र थे वो किसके नियंत्रण में आते थे बच्चों, चौहानों के नियंत्रण में आते थे और इनका सबसे प्रतापी शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। प्रश्न संख्या 5 राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। राष्ट्रकूट शक्तिशाली कैसे बने, अर्थात देखें बच्चों प्रारंभ में राष्ट्रकूट क्या है, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के क्या थे, अधीनस्थ थे। अब ये धीरे धीरे इन राजाओं की अधीनता को क्या करेंगे, नकार देंगे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक होता है दंती दुर्ग नाम से और ये चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार करने से क्या कर देता है, मना कर देता है और ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान का संपन्न करवाता है।
और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त करके ये क्या बन रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं। अर्थात जो दंती दुर्ग हैं वो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान के द्वारा क्या स्थापित कर रहे हैं, खुद को क्षत्रिय होने का दावा स्थापित कर रहे हैं और शक्तिशाली स्थापित कर रहे हैं खुद को। प्रश्न संख्या 6, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया था। अर्थात नए राजवंशों ने क्या किया, स्वीकृति हासिल करने के लिए ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान करवाया था और इससे वो खुद को क्या साबित करते थे, क्षत्रिय साबित करते थे और इसी से क्या होता था, नए राजवंशों को स्वीकृति मिल जाती थी। प्रश्न संख्या 7, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ। जो चोल साम्राज्य और चोल प्रशासन है उस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चोलों के राज्य में सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ था उसका वर्णन हमें इसमें लिखना है। देखें बच्चों, जो डेल्टाई क्षेत्र है उसमें बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाए जाते थे, तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक लाने के लिए विभिन्न नहरों का क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। कुछ इलाकों में क्या खोदे गए, कुएं भी खोदे गए। कुछ इलाकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर, तालाब बनाए गए। प्रश्न संख्या 8, चोल मंदिरों के साथ साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी। अर्थात बच्चों, जो सामान्य मंदिर होते हैं उनके साथ में केवल एक ही गतिविधि होती है, किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना से संबंधित गतिविधि। लेकिन जो चोलों की मंदिर स्थापत्य कला है उनके साथ हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी पूजा आराधना के साथ में जुड़ी हुई है। देखें, चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के क्या बन गए, केंद्र बन गए। मंदिरों के साथ साथ में शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे और मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे महत्वपूर्ण शिल्प था इनका कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण करना और इन कांस्य प्रतिमाओं में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ में भक्तों की प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी। सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है जो चोलों की कांस्य प्रतिमाएं हैं, वो ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की ही होती थी बच्चों। इसमें ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो भूमि दान में दी जाती थी उससे क्या हो गए थे, संपन्न हो गए थे और इसकी उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में ही खर्च होती थी जो मंदिरों से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे पुरोहित है, मालाकार है, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। प्रश्न संख्या 9, मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिन प्रांतों में आप रहते हैं उनमें कोई पुरानी राजशाहियाँ वहाँ पर थी या नहीं थी। तो बच्चों, मानचित्र 1 का अध्ययन करने से हम देखते हैं कि हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान वाला क्षेत्र है। और राजस्थान के क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से वर्तमान में, और यहाँ पर जो प्राचीन राजवंश था उस राजवंश का नाम था बच्चों चौहान या फिर चाहमान नामक राजवंश। ये यहाँ पर क्या करता था, शासन करता था। अर्थात हम राजस्थान प्रांत में और यहाँ पर किसका था, अजमेर और दिल्ली वाले इस क्षेत्र के आसपास में चौहानों की सत्ता स्थापित थी। प्रश्न संख्या 10, जिस तरह के पंचायती चुनाव हम आज देखते हैं उनसे उत्तर मेरूर नामक जो स्थान है उसके चुनाव किस तरह से अलग थे। अर्थात बच्चों, आज हमारे द्वारा क्या किया जाता है, पंचायती राज चुनाव के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाता है, लेकिन उत्तर मेरूर नामक जो स्थान है वहाँ पे भी चुनाव होते थे। तो वो चुनाव और वर्तमान चुनाव किस प्रकार से भिन्न है या समान है वो इसमें उल्लेख करना है। देखें, वर्तमान में पंचायती चुनाव क्या होते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, जबकि जो उत्तर मेरूर के चुनाव हैं वो लॉटरी पद्धति के आधार पर संपन्न हो रहे थे। बच्चों, हमने देखा था कि उसमें एक बच्चे के द्वारा मिट्टी के बर्तन में से विभिन्न प्रकार के जो नाम लिख के जो चिट डाले जाते हैं उनको उठाया जाता है और उन्हीं के द्वारा क्या है, सदस्यों को बनाया जाता है। तो लॉटरी पद्धति के आधार पर इनका क्या होता था, निर्वाचन होता था। वर्तमान में पंचायती चुनाव में नागरिक विभिन्न प्रतियोगियों के गुणों और अवगुणों के आधार पर योग्य प्रत्याशियों को मतदान द्वारा चुनते हैं, जबकि उत्तर मेरूर के चुनाव क्या थे, पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर ही आधारित होते थे। वर्तमान पंचायत के चुनाव में वयस्क स्त्रियां भी मतदान करती है, पंचायत के चुनाव में भाग भी लेती है, लेकिन उत्तर मेरूर के चुनाव की बात करें तो यहाँ पर स्त्रियां इसमें किसी भी प्रकार का भाग नहीं लेती थी। तो बच्चों, इसमें हमने देखा कि जो उत्तर मेरूर में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव और जो वर्तमान चुनाव है वो किस प्रकार से भिन्न थे। इसी के साथ ये अध्याय और ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले भाग में मैं आपसे बात करूंगा अध्याय संख्या 3 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।